जय हिंद, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है सक्सेस विथ नवीन यूट्यूब चैनल पे। जैसे अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे अपने क्वेश्चनों के सीरीज़ में, आज जो अपना क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा CCA रूल से। किससे रहेगा? जो CSSS का CCA रूल है उसके अकॉर्डिंग आज अपन क्वेश्चंस करेंगे भाई। तो इसमें सारे के सारे अपना जो है एक बार थ्योरी कहीं से भी पढ़ लेना यूट्यूब पे। आज जो क्लास रहेगी वो CCA, इसकी देखो फुल फॉर्म पूछी जाती है क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन, बाद में आता है कंट्रोल, बाद में आती है अपील। अच्छा, ये कमेंट्स कब हुए थे? तो आप सभी को पता है ये 1965 में आए थे। कब आए थे? 1965 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। और इनकी जो फुल फॉर्म है CCA की, यह पूछी हुई है एग्ज़ाम में, जो कि है आपकी क्लासिफिकेशन कंट्रोल। ठीक है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील, ये दोनों चीज़ें आपकी पूछी हुई है, ये भी आप ध्यान रखोगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि CCA रूल कम इनटू फोर्स ऑन, कि भैया फोर्स में कब आए थे? तो आप सभी को पता है कि ये फोर्स में आए थे 1 दिसंबर 1965 में। 1965, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि CCA रूल आर मेड अंडर, ये कौन से आर्टिकल के अंडर बने थे? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आर्टिकल था इनके, ये कौन से आर्टिकल के अंडर बने थे? ये बने थे 309। ऐसे याद रखना कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, बीच में 0। अच्छा, सी भी ऐसे बनता है। अगर सी में मैं एक ऐसे और जोड़ दूँ और उसको सीधा कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। तो याद रखोगे CCA रूल बनते हैं आपके 3। देखो ये 2C हैं तो मैं 2C को ऐसे उठा के ऐसे उल्टा रख देता हूँ, 3 बन जाता है। 0, फिर 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो 9। तो कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? आर्टिकल 309 के अंडर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखोगे। CCA रूल डू नॉट अप्लाई टू, ये मैंने कल भी बताया था। जो लीव रूल था, देखो कल अपन ने लीव रूल किया था, वो भी आप लोगों को पता है रेलवे एम्प्लॉयज़ पे कमेंट्स नहीं है ना। रेलवे पे वो भी नहीं है और रेलवे पे अपना ये भी नहीं है, ध्यान रखोगे। रेलवे सर्वेंट पे इनका भी कोई वो नहीं है कि आप सोचो कि रेलवे के ऊपर इनका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ना। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स, कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में कौन कौन इंक्लूड है? ये जो कैजुअल लेबर है, ये कॉन्ट्रैक्टल स्टाफ है ये, या पर्सन ऑन फॉरेन सर्विस आल्सो। तो आपको पता है ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, इनमें आते हैं पर्सन ऑन फॉरेन सर्विस आल्सो। एक ऐसा इंसान जो किसी अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा है लेकिन कहाँ? फॉरेन में काम कर रहा है, तो वो इस रूल के अंदर आता है। हु डिसाइड्स एप्लीकेबिलिटी इफ़ डाउट रेज, देखो क्या बोलना चाहता है आप समझने की कोशिश करना कि हु डिसाइड्स एप्लीकेबिलिटी इफ़ डाउट रेज। मानो कि किसी ने कोई मिस्टेक की है और उसके ऊपर कोई डाउट है, तो वो उसके ऊपर जो भी ये चार्ज रहेंगे या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगी वो किसको, जो कौन डिसाइड कर सकता है? तो आपको पता है ये प्रेसिडेंट के हाथ में पावर रहती है, प्रेसिडेंट ये चीज़ें कर सकता है। कैजुअल एम्प्लॉय आर इंक्लूडेड इन CCA रूल, कि भाई जो कैजुअल एम्प्लॉय है वो आपके इसके अंडर आते हैं कि नहीं आते? यस या नो? तो आपको पता है ये कैजुअल एम्प्लॉयज़ के अंडर नहीं आते। नो मीन्स नो, इसका कोई आंसर नहीं होगा, मतलब वो अंडर उसके नहीं आते, ये बात ध्यान रखोगे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मीन्स, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? मानो कि भाई ये कोई पर्सन है जो गवर्नमेंट सर्विस के अंडर है और इसने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, तो अब इसके ऊपर क्या चार्ज लगेंगे, क्या पेनल्टीज़ लगेगी, या इसको क्या पनिशमेंट देनी है, ये कौन डिसाइड करता है? तो देखो ये अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप ए के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, आपको पता है ग्रुप ए में आती हैं आपकी जो UPSC की जो सर्विसेज हैं, वो उनको तो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखोगे, उनको डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। थोड़ा सा पेन छोटा कर लेता हूँ। लेकिन उनके अलावा कौन होता है? उनके अलावा होता है अथॉरिटी विच अपॉइंटेड और हाईएस्ट अमंग एलिजिबल। उसके अलावा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही एलिजिबल होता है, वही उसको करेंगे। कमीशन मीन्स, कमीशन यहाँ पे जो CCA में कमीशन किसको माना गया है? तो वो माना गया है यूनियन पब्लिक सिविल सर्विसेज। ये जो सर्विस अपनी आती है UPSC को यहाँ पे क्या माना गया है? अथॉरिटी माना गया है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स बॉडी डिक्लेयर्ड बाई। समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाहता है कि
भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मीन्स बॉडी डिक्लेयर्ड बाई, उसकी जो बॉडी है वो किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है, तो ये भी ध्यान रखोगे प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। हेड ऑफ ऑफिस इज डिक्लेयर अंडर, हेड ऑफ ऑफिस किसके अंदर आता है, ये सीसीएस कंडक्ट रूल के अंदर आता है, जीएफआर के मतलब ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अंदर आता है, या पेंशन रूल के। तो ये ध्यान रखोगे कि भाई जो हेड ऑफ ऑफिस आता है वो जीएफआर, जीएफआर का अपन पढ़ेंगे, जीएफआर का मतलब होता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ये भी ध्यान रखोगे। क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस करेंगे अपन रूल 4 और 7 के बीच में। देखो सिविल सर्विस आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, आपको पता है सिविल सर्विस 4 पार्टों में डिवाइड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, क्लास 1 कोरेस्पोंडेंस टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो देखो क्लास 1 किस में आता है आपका, ग्रुप ए में आता है। 12 नंबर क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 कहता है पोस्ट आर क्लासिफाइड बाई, ये किसके द्वारा क्लासिफाइड की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्लासिफाई की जाती है। आसान क्वेश्चन है। जनरल सेंट्रल सर्विस रूल, एनी पोस्ट नॉट इन एनी अदर सर्विस, कहने का मतलब क्या हुआ समझना, जनरल सेंट्रल सर्विस रूल्स हैं उनमें देखो एनी पोस्ट नॉट इन एनी अदर सर्विस, वो सारी पोस्ट आती हैं जो अदर सर्विस में नहीं है। सर्विस विथ मल्टीपल ग्रेड्स में बिलोंग टू, कहने का मतलब है ए सर्विस विथ मल्टीपल ग्रेड्स में बिलोंग टू ओनली वन ग्रुप डिफरेंट ग्रुप। देखो सर्विस विथ मल्टीपल ग्रेड, ऐसी सर्विस जिसमें मल्टीपल ग्रेड होती हैं वो आपके डिफरेंट ग्रुप में आ जाती है। किस में आ जाती है, डिफरेंट ग्रुप में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस इज गिवन इन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीसीएस इज गिवन इन, तो वो आता है आपका रूल 5 में। जो सीसीएस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में आता है, आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रूल 5 के अंदर। किस में आएगा, रूल 5 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखोगे। अगला ग्रुप डी कोरेस्पॉन्ड्स टू अर्लियर, देखो ग्रुप डी जैसे अपना ये था ना, मैं बता देता हूँ, ए बी सी डी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ग्रुप डी किस में आ जाएगा, 4th क्लास में आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप सी पोस्ट इंक्लूड, ग्रुप सी के अंदर कौन सी पोस्ट इंक्लूड हैं, दोज स्पेसिफाइड प्रेसिडेंट, वो सारी पोस्ट हैं जो प्रेसिडेंट बताता है, तो इसमें अपनों को कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला ग्रुप क्लासिफिकेशन चेंजेस इज मेंशन इन, कहने का मतलब है कि भाई क्लास से जो ग्रुप बना है वो क्लासिफाइड किस चीज़ में की गई है, तो वो किया गया है रूल 6 में किया गया है। ए पर्सन अपॉइंटेड टू जनरल सेंट्रल सर्विस बिकम्स मेंबर ऑफ दैट सर्विस, ध्यान रखोगे, आसान क्वेश्चन था। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाले क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आपको बताया था वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, मिनिस्ट्री के प्रेसिडेंट, तो आप बताओगे से प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट पावर टू, कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो पावर को डेलीगेट किससे कर सकता है, एनी अथॉरिटी बाई ऑर्डर। समझने की कोशिश करना, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी भी अथॉरिटी को ये बोल सकता है कि इस बंदे पे आप इंक्वायरी करो, खुद के पास इतनी पावर है प्रेसिडेंट के पास, तो इसका मतलब एनी अथॉरिटी बाई ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के द्वारा। ग्रुप बी सी डी अपॉइंटमेंट्स डन बाई अथॉरिटी इन शेड्यूल, मैंने बताया ना, देखो ए का कौन करता है, प्रेसिडेंट, इसके अलावा बी सी डी का अथॉरिटी इन शेड्यूल, मतलब जो भी शेड्यूल में अथॉरिटी आती है, जो हायर अथॉरिटी आती है वो सारी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर यह है, ग्रुप सी ग्रुप डी सिविलियन पोस्ट इन डिफेंस कैन बी अपॉइंटेड बाई, कि भाई ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो सिविलियन पोस्ट है डिफेंस के लिए, वो किसके लिए होता है, प्रेसिडेंट नहीं, एम्पावर्ड ऑफिसर्स। जैसे आप समझ गए आर्मी के अंदर जो यूपीएससी के थ्रू जाते हैं वो तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, कौन करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन मानो कि कोई एज ए सोल्जर गया तो वो प्रेसिडेंट नहीं करता, वो एम्पावर्ड का मतलब जिसके पास पावर है, एम्पावर्ड का मतलब जिसके पास पावर है वो ऑफिसर वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये बोलता है कि अपॉइंटमेंट्स इन जनरल सेंट्रल सर्विस, कि भाई जो जनरल सेंट्रल सर्विस डन है उसमें क्या होती है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, तो अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाई प्रेसिडेंट, कि भाई जो सारी की सारी अथॉरिटी रहती है अपनी वो किसके द्वारा रहेगी, प्रेसिडेंट के
द्वारा ही रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रुप बी अपॉइंटमेंट्स रिक्वायर कंसल्टेशन ऑफ, किससे कंसल्टेशन चाहिए ग्रुप बी। देखो ग्रुप बी आपकी कौन हो जाएगी, स्पेसिफाइड अथॉरिटी। ये बस वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना, मैं बता देता हूँ एक सेकेंड। देखो ग्रुप ए से रिलेटेड जितनी चीज़ें रहेगी वो जाएगी आपकी प्रेसिडेंट के पास। इसके अलावा जो भी हैं बी सी डी, इनमें जो एम्पावर्ड ऑफिसर्स होंगे या जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी होगी उनके पास सारी की सारी पावर्स रहेगी, ध्यान रखोगे। ग्रुप ए अपॉइंटमेंट्स डेलीगेशन अलाउड, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ग्रुप ए में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो डेलीगेशन में अलाउ है, तो आप बोल सकते हो बिल्कुल है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप सी इज़ गिवन, कि भाई ग्रुप सी के अंदर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो किस में दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है रोल 9 के अंदर। किसके अंदर दी गई है, रोल 9 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। इसी के साथ अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखना। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज डिटरमाइंड बाई, अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिटरमाइन, कि भाई आपको किस हिसाब से अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिटरमाइन किया जाएगा, पे लेवल के बेस पे नहीं, पोस्ट और ग्रेड के बेस पे, कि ए ग्रेड से हो, बी ग्रेड से, सी ग्रेड से, जो भी आपका है। अपॉइंटमेंट टू ग्रुप डी पोस्ट इज डन बाई, किसके द्वारा होगी, मैं बता दिया अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। मतलब आपको तो खास करके उसमें यही ध्यान रखना है कि भाई जो ग्रुप ए है उनमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है, उनमें तो होता है आपका प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो भी हैं बी सी डी, इनमें या तो एम्पावर्ड ऑफिसर्स हो जाएंगे या फिर जो स्पेसिफाइड पर्सनस हैं वो हो जाएंगे। ए पर्सन कैन बी सस्पेंडेड व्हेन, ए पर्सन कैन बी सस्पेंडेड व्हेन, एक पर्सन को सस्पेंड कब किया जा सकता है, डीपी इज पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड, बिल्कुल, कि भाई उसके खिलाफ कब सस्पेंडेड किया जा सकता है। डीपी का मतलब है कि अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है वो पेंडिंग है या वो उसके ऊपर लगा है कोई भी चार्ज की बात हुई है यहाँ पे। सस्पेंशन आल्सो अलाउड व्हेन इन्वॉल्व इन, कि भाई सस्पेंशन और कब अलाउ है, तो जब भी अलाउ है आपको पता है एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया आपको पता है अगर आप किसी ऐसे वर्क में इन्वॉल्व हो जो उस स्टेट की सिक्योरिटी पे आती है, उस केस में आपको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। क्रिमिनल केस अंडर ट्रायल सस्पेंशन, हाँ बिल्कुल, कि भाई सस्पेंशन के अंदर क्रिमिनल केस चल सकता है, तो बिल्कुल यस बिल्कुल अलाउ है। सस्पेंशन बाय लोअर अथॉरिटी मस्ट बी रिपोर्टेड टू, आप समझे कि भाई सस्पेंशन बाय लोअर अथॉरिटी मस्ट बी रिपोर्टेड, किसको रिपोर्ट करेंगे, तो ये करेंगे, कौन करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सस्पेंशन बाय लोअर अथॉरिटी मस्ट बी रिपोर्टेड टू, किसको रिपोर्ट करेगी, जो लोअर अथॉरिटी है वो करेगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, ये भी ध्यान रखना। डीम्ड सस्पेंशन अप्लाइज व्हेन कस्टडी एक्सीड, देखो किसी बंदे को आप समझना, अगर कोई बंदा है जिसने कुछ गलत काम किया है और अगर उसको 48 आवर कंटिन्यू अगर जेल के अंदर रख लिया जाता है तो उसको डीम्ड टू सस्पेंशन मान लिया जाता है, कि भाई ये मान लिया जाता है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जिस पर्सन ने गलत काम किया है वो अभी के लिए क्या है, सस्पेंड है। तो 48 आवर्स मतलब 2 डेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है डीम्ड सस्पेंशन अप्लाइज फ्रॉम, कब से अप्लाइज होगा, तो ये जब से अप्लाई होता है जब से आपको डिटेंशन में लिया गया है, जब से आपको कैद किया गया है, जब से आपको पुलिस ने पकड़ा है, तो उसी टाइम से वो टाइम गिना जाता है। इफ़ इम्प्रिजन इंटरमिटेंटली 48 आवर्स कंप्यूटेड, तो इसका मतलब होता है, देखो इम्प्रिजनमेंट इंटरमिटेंटली 48 आवर्स कंप्यूटेड का मतलब है कि भाई इसमें आपको टुगेदर मतलब साथ साथ हो सकते हैं, आप समझना कि आपको पकड़ा गया है और उससे जेल में डाला गया है, वो दोनों टाइम एक साथ इक्वल कवर किए जाएंगे। सस्पेंशन कंटिन्यूज अंटिल, कब तक सस्पेंशन रहेगा, 30 डेज तक, या मॉडिफाइड और रिवोक्ड, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है बीच में ही और रिवोक भी किया, रिवोक का मतलब कैंसिल करना। फर्स्ट सस्पेंशन रिव्यू मस्ट अकर विथ इन, अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया है तो आप कितने दिनों के अंदर उसमें रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो, तो वो है आपका 90 डेज। एक्सटेंशन कैन बी मैक्सिमम, एक्सटेंशन कितना हो सकता है इसमें, 180 डेज तक हो सकता है, ध्यान रखोगे। इफ़ नॉट रिव्यूड विद इन 90 डेज सस्पेंशन इज इनवैलिड।
अगर आपने 90 डेज़ में उस रिव्यू नहीं किया गया है तो वो सस्पेंशन क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। तो कितने डेज़ का टाइम इसमें होता है रिव्यू के लिए, 90 डेज। अच्छा, सस्पेंड कब मान लिया जाता है, अगर आप जेल में कितने रहे, 48 आवर्स रहे। ये बात भी ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीम्ड सस्पेंशन रिव्यू स्टार्ट फ्रॉम, ये उसी दिन से हो जाता है। डीम्ड सस्पेंशन रिव्यू कब से स्टार्ट होगा, डेट ऑफ रिलीज से, कि जिस दिन से रिलीज किया है रिव्यू उसी दिन से डीम्ड सस्पेंशन रिव्यू स्टार्ट्स फ्रॉम, तो डेट ऑफ रिलीज से, रिलीज से उसे डीम्ड टू सस्पेंशन मान लिया जाता है। ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिसमिसल सेट असाइड सस्पेंशन कंटिन्यूज फ्रॉम, ये हो जाएगा डेट ऑफ ओरिजिनल डिसमिसल। सस्पेंशन कैन बी रिवोक्ड बाई, किसके द्वारा, ये होता है आपकी सेम अथॉरिटी भी हो सकती है और हायर अथॉरिटी, दोनों के द्वारा। रिवोक का मतलब मैंने बताया ना कैंसिल, तो किसके द्वारा, दोनों के द्वारा कैंसिल हो सकता है। इफ फर्दर डीपी स्टार्ट्स ड्यूरिंग सस्पेंशन, न्यू सस्पेंशन ऑर्डर नीडेड, एग्जिस्टिंग कंटिन्यूज विथ रिटर्न रीजन्स, तो इसमें आपको एग्जिस्टिंग कंटिन्यूज होगा। इफ फर्दर डीपी स्टार्ट्स, आपको अब पता है कि डीपी का मतलब अगर आगे भी कोई चार्ज रहे आपको कंटिन्यू रखने हैं या कोई केस आपको आगे रखना है, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग कंटिन्यू है उसको भी रख सकते हो किसमें, लेकिन उसमें आपको रिटर्न में रीजन देना होगा। अब आ जाओ भाई पेनल्टीज़ पे। पेनल्टीज़ कितने टाइप की होती है, पेनल्टीज़ आपको पता है, पेनल्टी आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी मेजर पेनल्टी और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी माइनर। पहली है आपकी मेजर, मतलब जो बड़ी पेनल्टी है, और ये छोटी। इसमें क्या होता है, इसमें किसी को मतलब आप समझो कि स्कोल्ड मतलब डांट दिया जाएगा, उसका जो विदाउट कम्युलेटिंग इफेक्ट है, उसका जो इंक्रीमेंट है वो रोक दिया जाता है, या उसका जो प्रमोशन है वो रोक दिया जाता है। लेकिन मेजर में क्या होता है, उसको पे स्केल में पीछे धकेल दिया जाता है या उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो सेंश्योर मतलब किसी को डांटना, ये एक माइनर पेनल्टी है, ये कोई बड़ी पेनल्टी नहीं है, डांट तो पड़ती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। विद होल्डिंग प्रमोशन इज, प्रमोशन रोक लेना, ये भी आपकी एक माइनर पेनल्टी है, ध्यान रखोगे। विद होल्डिंग प्रमोशन, रिकवरी फ्रॉम पे इज, किसी पे से रिकवरी करना, ये भी क्या है आपकी माइनर पेनल्टी है। इसमें भी ध्यान रखोगे कि पे से रिकवरी करना मतलब आपका जो पे है उससे रिकवरी करना, या उसको पे को रिड्यूस कर देना, थोड़ा बहुत प्रमोशन नहीं देना, या पे में जो इंक्रीमेंट होता है उसको रोक देना, ये माइनर पेनल्टी है। रिडक्शन बाय 1 स्टेज अप टू 3 ईयर्स इज, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन बाय 1 स्टेज अप टू 3 ईयर्स, ये आपकी मेजर पेनल्टी है कि आपकी माइनर पेनल्टी है। तो भाई ये देखो, ये थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से, ये मेजर पेनल्टी में आता है। आप समझने की कोशिश करना, मैं बता देता हूँ। देखना, अगर आप ये समझो कि आप यहाँ लेवल 4 में हो अभी, और आपको रिडक्शन बाय 1 स्टेज अप टू 3 ईयर्स, अगर आपको 3 साल के लिए पीछे कर दिया जाए, ये ये माइनर पेनल्टी है भाई, ध्यान रखना। ये कौन सी आपकी माइनर ही है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, अगर आपको सर्विस से ही रिमूव कर दिया जाए, ये कौन सी पेनल्टी है, ये आपकी मेजर पेनल्टी है, ध्यान रखोगे। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस मीन्स, आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है, देखो एक तो होता है डिसमिस करना, तो इसका मतलब है डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप फ्यूचर में भी डिसक्वालीफाई हो, डिसमिसल का मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपको सस्पेंड कर दिया जाए तो आप समझ रहे हो फ्यूचर में आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन डिसमिसल में आप ध्यान रखेगा फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपल्सरी रिटायरमेंट इज, कि भाई ये देखो लिया नहीं जाता, ये दिलाई दिया जाता है, तो ये भी एक मेजर पेनल्टी होती है, ध्यान रखना। रिडक्शन टू लोअर पोस्ट, ये बता रहा था मैं बता रहा था, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था उस टाइम। वो तो अपनी 3 ईयर की सर्विस थी, तो उसमें अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे, मेरी बात समझना। ये समझो कि आप अभी लेवल 6 पे हो, जैसे मानो कि आप इसमें JAO बने, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और आपने वहाँ पे जाके कोई ना कोई मिस्टेक कर दी, अब वहाँ से आपको पटक के लोअर पोस्ट पे पटक दिया, मान लीजिए लेवल 5 पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बना दिया, ठीक है। यानी आपको UDC से जो बड़ी ऊपर वाली पोस्ट होती है उस पर आपको फिक्स कर दिया, तो ये होता है आपका मेजर पेनल्टी। क्या होती है आपकी मेजर पेनल्टी होती है भाई साहब, ये ध्यान रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेनल्टी मस्ट बी इम्पोज्ड इन डिसएप्रोप्रिएशन असेट केस, क्या बोलना चाह रहा है कि भाई पेनल्टी मस्ट बी इम्पोज्ड इन डिसप्रोपोर्शनिएट असेट केस,
कि सेंसोर नहीं भैया, ये पेनल्टी है। रिडक्शन या रिमूवल और डिसमिसल, आप अगर डिसप्रोपोर्शनेट कर रहे हो या ऐसे कोई एसेट या ऐसे कोई चीज़ों के साथ अगर आपका लिंक है तो उसमें आपको या तो रिमूव किया जाएगा या डिसमिसल किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। नॉन प्रमोशन आफ्टर कंसिडरेशन इज, नॉन प्रमोशन आफ्टर कंसिडरेशन इज पेनल्टी या नॉट ए पेनल्टी, ये पेनल्टी नहीं होती है, ध्यान रखोगे, इसमें आपका इफेक्ट पड़ सकता है, बस ये ध्यान रखोगे। स्टॉपेज एट ईबी इज, स्टॉपेज एट ईबी इज नॉट पेनल्टी, ये भी एक पेनल्टी नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिवर्सन ड्यू टू अनसुटेबिलिटी इज, ये भी कोई पेनल्टी नहीं होती है। टर्मिनेशन ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर CCSTS रूल इज नॉट पेनल्टी, ये भी पेनल्टी नहीं होती है। टर्मिनेशन ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का तो क्या ही उसमें होगा पेनल्टी, कुछ नहीं है। टर्मिनेशन एट एंड ऑफ प्रोबेशन इज नॉट पेनल्टी, प्रोबेशन के एंड में टर्मिनेशन हो जाना ये भी पेनल्टी नहीं। पेनल्टी ऑर्डर आर इम्पोज्ड फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन, ऐसे नहीं है कि देखो आप मेरी बात समझना, इसका मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी आपने गलती की और उसके लिए आपको ऊपर पेनल्टी लगा देगी। पेनल्टी लगाने का, पेनल्टी ऑर्डर्स आर इम्पोज, उनको इम्पोज करने का एक गुड अच्छा रीज़न और सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए, तभी पेनल्टी लग सकती है, नहीं लग सकती है। नहीं, ऐसा नहीं कि आपने छोटी सी गलती की और आप पे पेनल्टी लगा दी, तो ऐसे तो फिर पूरी सर्विस पेनल्टी में निकल जाएगी अपनी। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेसिडेंट कैन इम्पोज, प्रेसिडेंट किस चीज़ को इम्पोज कर सकता है, माइनर पेनल्टीज़ या एनी पेनल्टीज। भाई मैंने बताया ना, प्रेसिडेंट के पास वो सारी पावर है, ये ग्रुप ए के तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास वो सारी पावर है जिससे वो माइनर पेनल्टी भी लगा सकते हैं और जो मेजर पेनल्टी है वो भी लगा सकते हैं। तो किसी भी प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, चाहे वो ग्रुप ए है, चाहे ग्रुप बी है, चाहे ग्रुप सी है या ग्रुप डी, प्रेसिडेंट के पास वो सारी पावर है जिससे वो एक मतलब किसी भी बंदे के ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है अगर वो गिल्टी है तो। नो मेजर पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी लोअर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि भाई मेजर पेनल्टी है ना, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर पेनल्टी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे की अथॉरिटी इम्पोज नहीं कर सकती है, या तो आपका प्रेसिडेंट करेगा या आप जो आपके ऊपर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हुई है, आपके ऊपर जो चार्ज वगैरह की जो जांच वगैरह कर रही है वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो मेजर पेनल्टी लगा सकती है, लेकिन इससे नीचे की कोई भी अथॉरिटी आपके ऊपर मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकता। सेक्रेटरी कैन इम्पोज पेनल्टी ऑन, सेक्रेटरी किसके ऊपर लगा सकता है, ए के ऊपर नहीं भाई, ए के ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट, सी डी के ऊपर लगा सकता है। DA कैन ऑर्डर इंक्वायरी फॉर ओनली माइनर या एनी पेनल्टी, DA कैन ऑर्डर, ये DA आपका पता ही है, इसमें कोई भी पेनल्टी आ सकती है। DA कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग फॉर पेनल्टीज इट कैन नॉट इम्पोज, तो इसका ध्यान रखोगे, इसका मतलब हो गया पेनल्टीज इट कैन नॉट इम्पोज, मतलब ऐसी पेनल्टी जो इम्पोज नहीं किया जा सकती। प्रोबेशनर एट लबासना माइनर पेनल्टीज बाई DG लबासना, मतलब अगर लबासना में कोई प्रोबेशनर है तो उनके ऊपर कौन लगाएगा, वहाँ का DG है वो लगाएगा। इंक्वायरी अथॉरिटी में भी गवर्नमेंट सर्वेंट और रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है और रिटायर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए। DA मस्ट कंसल्ट अथॉरिटी इफ ऑफिसर बोरोड फ्रॉम स्टेट बिफोर माइनर पेनल्टी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर ग्रुप ए, प्रेसिडेंट हो गया। अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग इज गिवन इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई तेरा। अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग इज गिवन इन, अथॉरिटी दी गई है इंस्टीट्यूट को प्रोसीड करने की, वो दी गई है रूल नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, रूल नंबर 13 इंक्वायरी। आ जाओ भाई इंक्वायरी पे। मेजर पेनल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट, देखो समझो मेजर पेनल्टी का मतलब क्या है, इसमें या तो आपको सस्पेंशन मिलेगा या आपको पिछले वाली जो पे स्लैब है उसमें डाल दिया जाएगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके ऊपर मेजर पेनल्टी अगर लगाई जा रही है तो वो बिना इंक्वायरी तो नहीं लग सकती। मेजर पेनल्टी तभी लगेगी जब एकदम प्रॉपर वे से इंक्वायरी होगी, उसके बाद में उसका जो रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे जो मेजर पेनल्टी है वो बिना इंक्वायरी के पॉसिबल नहीं है। चार्ज शीट इंक्लूड्स, चार्ज शीट में क्या क्या इंक्लूड है,
आर्टिकल ऑफ चार्ज बिल्कुल चार्जशीट में ये दिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस ये भी दी जाती हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेस ये भी दी जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चार्जशीट में ये चारों की चारों चीज़ें दी जाती है। टाइम गिवन फॉर रिटन स्टेटमेंट, कि भाई रिटन स्टेटमेंट के लिए कितना टाइम दिया जाता है आपको। तो इसमें देखो समझो, मिनिमम आपका जो 15 डेज है वो तो है ही है, उसके बाद में 30 दिन का दिया जाता है। तो मैक्सिमम दिन हो गए आपके 45 डेज जो कि आपको रिटन स्टेटमेंट के लिए दिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडिंग ऑफिसर, इसको पीओ बोल देते हैं। मे बी, ये कौन हो सकता है, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट और लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है। प्रेसिडिंग ऑफिसर एक होता है, देखो जैसे मानो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी, मानो ये बंदे ने कोई गिल्टी की है, अब इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठी, तो अब इसमें एक तो ये जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है ये कौन हो सकता है, ये या तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है या कोई फिर लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है। इसी के साथ मैंने बताया ना, टाइम गिवन फॉर रिटन स्टेटमेंट, इसके लिए जो रिटन स्टेटमेंट का टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 15 + 30। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक असिस्टेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये रिटायर्ड, दोनों को कर सकता है कि भाई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रहा है वो किसको असिस्टेंस कर सकता है, वो दोनों को कर सकता है, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट, मतलब जो रिटायर्ड है उसको भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट टेक असिस्टेंट हैविंग 1 पेंडिंग डीपी या 3 पेंडिंग डीपीज। तो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट टेक असिस्टेंट हैविंग 3 पेंडिंग डीपीज, मतलब जो 3 पेंडिंग डीपीज हैं उनको असिस्टेंट नहीं कर सकता। इंक्वायरी एक्स पास्ट अलाउड इफ जीएस एब्सेंट, और इसको छोड़ो कोई नहीं है। आईओ, जो इंक्वायरी ऑफिसर है, आईओ का मतलब होगा इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर मस्ट गिव डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन विथ इन, कि भाई जो आईओ है उनको डॉक्यूमेंट कितने दिनों में देने होंगे, 5 डेज के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईओ का मतलब इंक्वायरी ऑफिसर। विटनेस लिस्ट टू बी सबमिटेड विद इन, कि भाई जो विटनेस है वो कितने दिन में सबमिट करने होंगे आपको, वो 10 डेज के अंदर सबमिट करने होंगे, ये भी ध्यान रखना। न्यू एविडेंस अलाउड ओनली व्हेन, नए जो एविडेंस है वो कब अलाउ होंगे, टू फिल गैप व्हेन इनहेरेंट लेकुना एग्जिस्ट, मतलब जब आपके अंदर की कोई चीज़ है तभी न्यू एविडेंस आपको अलाउ करेंगे। थोड़ा सा देख लेना। अगला इंक्वायरी रिपोर्ट कंटेंट्स है। इंक्वायरी रिपोर्ट कंटेंट्स, कि भाई जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो क्या क्या कंटेंट्स करती है, चार्ज करती है, एविडेंस करती है, फाइंडिंग्स भी करती है और ऑल। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इंक्वायरी ऑफिसर शुड फिनिश इंक्वायरी विथ इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानो कि भाई एक्स पर्सन है जिसने कोई मिस्टेक की है, कोई एक्स पर्सन है जिसने कोई मिस्टेक की है, और उसने मिस्टेक की तो है, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो की है, लेकिन अब इसके ऊपर जो इंक्वायरी बैठेगी इसको कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो ये डेज वाले क्वेश्चन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो आयु है, कोई भी जो आयु है इसको फिक्स टाइम की डेडलाइन दी जाती है 6 मंथ की, कि भैया तेरे को 6 मंथ के अंदर इस पूरी इंक्वायरी को ख़त्म करना है और हमें इसका जो रिजल्ट है वो देना ही होगा आपको। तो कितना मंथ का टाइम मिलता है आयु को, 6 मंथ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक्सटेंशन अलाउड अप टू 6 मंथ एट ए टाइम, नल एक्सटेंशन कितना मिल सकता है, 6 महीने का मिलता है। रिप्रेजेंटेशन ऑन आईओ रिपोर्ट गिवन, अच्छा जो आईओ को जो रिप्रेजेंटेशन की जो रिपोर्ट होती है कि भाई आपको रिप्रेजेंट करना है वो कितने दिनों में दे सकते हो, उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 15 डेज का दिया जाता है। इफ़ डीए एग्रीज विथ आईओ, कि भाई जो अथॉरिटी है वो डिसएग्री करे आईओ से, तब क्या होगा, मस्ट रिकॉर्ड टेंटेटिव रीजन, कि भाई जो टेंटेटिव रीजन है उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि कौन से रीजन की वजह से जो डीए है वो आपकी अथॉरिटी है वो आईओ की रीजन्स को मना कर रही है। इंक्वायरी रिक्वायर्ड फॉर माइनर पेनल्टी इफ़ विद होल्डिंग इंक्रीमेंट्स अफेक्ट पे ओनली या पेंशन, क्या बोल रहा है कि इंक्वायरी रिक्वायर्ड फॉर माइनर पेनल्टी इफ विद होल्डिंग इंक्रीमेंट्स इफेक्ट, किसको अफेक्ट करता है, देखो पे ओनली या पेंशन, तो ये पेंशन को इफेक्ट करता है, पे को तो नहीं करता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एक टाइम बाद में वापस उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो पे में को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंक्वायरी अंडर पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायर्स एक्ट इज अलाउड, इसको छोड़ो। गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अपीयर बिफोर आईओ विद इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ क्या है। मानो कि एक्स पर्सन के ऊपर इंक्वायरी बैठी, ठीक है, अब ये जो आईयू है इंक्वायरी ऑफिसर है, इसके सामने इनको 10 दिन में प्रेजेंट होना पड़ेगा भाई, 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। याद कैसे करोगे कि भाई आईओ, देखो यहाँ 0 यहाँ 1, आईओ के सामने प्रेजेंट होने का टाइम 10 दिन। समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं,
आईओ के सामने प्रेजेंट होने का जो दिन है ऑफिसर्स को, जो जिसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, मानो कि ये आईओ है, आईओ ओ 0 सा नहीं लग रहा, आई 1 सा नहीं लग रहा है, तो कितने दिन का टाइम मिलेगा? 10। तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को आईओ के सामने जो प्रेजेंट होने का जो टाइम है वो कितने दिन का है? वो 10 डेज का है, मात्र 10 डेज के अंदर उसको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। आईओ कैन क्वेश्चन चार्ज ऑफिसर फॉर क्लैरिफाइंग एविडेंस। बिल्कुल आईओ के पास पूरी पावर रहती है कि वो चार्ज ऑफिसर से क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, मैंने बताया ना इंक्वायरी को कंप्लीट करने का कितना टाइम बताया था? 6 मंथ। आप जो आईओ के पास जो पावर रहती है कि भाई आपने किसी बंदे अक्स के ऊपर इंक्वायरी बैठा रखी है, तो अब आपके पास 6 मंथ का टाइम है, आप 6 मंथ के अंदर इस इंक्वायरी को कंप्लीट कीजिए। डीए कैन रिमिट केस टू आईओ, कि भाई जो अथॉरिटी है डीए वो रिमिट कर सकती है केस को, किसके लिए? फर्दर इंक्वायरी के लिए। ये भी ध्यान रखोगे। 90 क्वेश्चंस कंप्लीट है। और अपने जो लास्ट क्वेश्चन है अपील्स का, देखो सबसे पहले अपील, नो अपील लाइज अगेंस्ट दे, क्या होती है? नो अपील लाइज अगेंस्ट क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। भाई देखो, अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, मानो कि किसी एक्स पर्सन ने कोई करप्शन किया, इसके ऊपर आपका प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, अब इसके ऊपर आपकी नो अपील लाइज, अब इसके ऊपर कोई अपील आपकी काम ही नहीं करेगी। भाई प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ना तू गिल्टी है, तो अब इसके ऊपर कोई नहीं होगा। अपील पीरियड इज, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मानो पर्सन एक्स को किसी ने इंक्वायरी बैठा के इसके ऊपर क्या किया, आपकी कोई इसके ऊपर पनिशमेंट लगा दी, हाँ, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील, मतलब अभी इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी। अब भाई जो ये पर्सन है कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 45 डेज के अंदर उसके पास पावर है कि वो उसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन मेरे भाई प्रेसिडेंट ने दे दी तो नहीं कर सकता। याद कैसे करोगे? अब सुनो मेरी बात, अब इसको मैं याद करवा दूंगा तुम्हें। याद करवाने के लिए तो मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करना। आप एक चीज़ समझिए कि अगर प्रेसिडेंट ने अगर किसी चीज़ का चार्ज लगा दिया, तो ये बात कंफर्म हो गई कि भाई प्रेसिडेंट के तो ऊपर कुछ नहीं है। अरे यार सॉरी, प्रेसिडेंट ने कोई ऊपर चार्ज लगा दिया तो प्रेसिडेंट के ऊपर तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर और कोई अथॉरिटी है जिसने ऊपर चार्ज लगाया है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो याद कैसे करोगे? याद छोटा सा क्वेश्चन ऐसे करो कि भाई क्रिकेट का मैच है जिसमें थर्ड अंपायर ने कोई फैसला दे दिया, उसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको अपन क्या नहीं कर सकते? चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप समझने की कोशिश करना, मैं बस थोड़ा सा रिलेट करवाऊंगा, थोड़ा सा। लेकिन मानो कि इंडियन ओडीआई टीम का कैप्टन है रोहित शर्मा। कौन है? इंडियन ओडीआई टीम का कैप्टन है, अभी तो नहीं है लेकिन था, रोहित शर्मा। अब भाई रोहित शर्मा की जर्सी नंबर कितनी है? 45। तो अगर आप थर्ड अंपायर के फैसले को तो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो जो बॉलर है जिसके ऊपर ये फैसला दिया है, ये अपने कैप्टन को तो बोल ही सकता है कि यार इसने ये गलत किया है, या किसी दूसरी पार्टी ने ये गलत चीज़ की है। तो इसका जो टाइम रहता है वो कितने दिन का रहता है मेरे भाई? 45 डेज का चैलेंजिंग टाइम रहता है। अपील ऑन सस्पेंशन अलाउड, हाँ अपील ऑन सस्पेंशन अलाउड रहती है, कर सकते हो। अपील अथॉरिटी मस्ट कंसिडर प्रोसीजर फॉलोड, पूरा कंसिडर करती है, प्रोसीजर भी फॉलो करती है, एविडेंस भी करती है, पेनल्टी एडिक्वेंस भी देखती है। इनहेंस पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड आफ्टर, कि भाई जो इनहेंस्ड पेनल्टी है वो कैन बी इम्पोज की जाती है, कब? इंक्वायरी और अपॉर्चुनिटी होने के बाद में, मतलब सारी प्रूफ देखे जाते हैं। अपील मस्ट बी जॉइंट या इंडिविजुअल बाई अपीलेंट, नहीं, अपील आपकी इंडिविजुअल होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, और अपीलेंट अलग अलग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक साथ ही दे दो। अपील मस्ट नॉट कंटेन इम्प्रॉपर लैंग्वेज, अपील के अंदर आपकी इम्प्रॉपर लैंग्वेज आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी। ऑर्डर ऑफ अपील इम्प्लीमेंटेड बाई ओरिजिनल अथॉरिटी, क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ अपील इंप्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा होगा? ये जो आपकी ओरिजिनल अथॉरिटी होगी उसी का इंप्लीमेंट माना जाएगा। अपील अगेंस्ट पेनल्टी अंडर यूनियन एक्टिविटीज लाइज टू, किसके अंदर करती है ये? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट का है, रिवीजन एंड रिव्यू। रिव्यू कैन बी डन व्हेन न्यू एविडेंस इज अवेलेबल। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिव्यू कब होगा? जब आपका कोई नया एविडेंस उनके पास हो। आई होप आपने CCA क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील को एंजॉय किया होगा। ये जो 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हिंट के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अब देखो, अगर आपको ये क्लास में अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर देखो ये बात है, MCQ डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहे, जैसे 100 MCQ आप
30 या 35 मिनट में करवा रहे हो ना, वैसे ही जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, वो भी एक क्लास में लेके आ जाओ। तो भाई वो भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने पर ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्लास को शेयर करना भाई, और मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू जो भी क्लास को देखते हैं डेली। और भाई आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि क्लास के लास्ट में आपको बहुत सी चीज़ें जो सेम करवाई है मैंने, वो सारी के सारी आपके एग्ज़ाम में मिलाएंगे। और लास्ट ईयर की मैं क्वेश्चंस पेपर भी करवाऊँगा जो JAO और WAO के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। साथ ही साथ इनसे इम्पोर्टेंट जो मैराथन अपन वो भी लेंगे, सारे के सारे टॉपिकों को रिवाइज भी करेंगे। तो मिलते हैं भाई आगे की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।